किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रण्या बेदी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि बिहार में ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, और इसकी एक वजह राजनीतिक समीकरणों को माना जा रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी हाईकमान लगातार बैठकें कर रहा है, और इस बीच जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। खबर है कि पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और आगे की रणनीति बनाई है। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लगातार इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होकर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया एनडीए का गढ़ रहा है, लेकिन अगर यहां से पप्पू यादव अगर मैदान में उतरते हैं तो क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है, और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे। और इससे जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता दें, बिहार के महागठबंधन में पप्पू यादव की एंट्री। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, अब ये खबर भी आ गई है। तो आज कांग्रेस में पप्पू यादव होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज शाम कांग्रेस में शामिल होंगे पप्पू यादव। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, पप्पू यादव के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो यानी जन अधिकार पार्टी, जिसके संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उनकी एक पार्टी है। हालांकि उनकी पत्नी कांग्रेस से ही सांसद रही हैं, और अब उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में, और हो सकता है पूर्णिया से अब वो चुनाव भी लड़ें। रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। क्या जानकारी इस बारे में है रितेश? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि पप्पू यादव जो हैं वो महागठबंधन में जाएंगे, और कल लालू यादव, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन आज अब ये चर्चाएं आ रही हैं कि उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा, यानी जन अधिकार पार्टी कांग्रेस का हिस्सा हो गया। पूर्णिया से कांग्रेस उन्हें चुनाव भी लड़ा सकती है। दरअसल पप्पू यादव की बात करें तो लंबे समय से वो जन अधिकार पार्टी के जरिए अपनी बिहार में ताकत तलाश रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को राजनीतिक हाशिए पर वो देख रहे थे। और यही कारण है कि पप्पू यादव अब ये समझ चुके हैं कि बगैर किसी बड़ी पार्टी का साथ लिए उनका जो नाम है या जो एक बिहार में उनकी राजनीति है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और कई बार उन्होंने ये चर्चा चली कि बीजेपी के भी संपर्क में हैं, लेकिन पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि स्ट्रेटिक राजनीति नहीं करते हैं। कभी उनका दिमाग कुछ कहता है, कभी वो कुछ करते हैं, कार्यकर्ता भी काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि पप्पू यादव एक बार फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं। उनकी पार्टी का विलय भी लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार भी बनाएगी, ये बात भी तय है। लेकिन देखने वाली बात पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, जाहिर है कि आने से कांग्रेस जी, ये हमने सबसे पहले बताया था कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे, और पूर्णिया उनकी राजनीतिक जमीन भी रही है। और कहा जा सकता है कि एक तरह से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी वो पूर्णिया से हुई थी, और एक तरह से पूर्णिया उनकी ताकत मानी जा सकती है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पप्पू यादव राजनीतिक हाशिए पर थे, और यही कारण है कि वो एक जमीन तलाश रहे थे। कांग्रेस में पहले भी रह चुके हैं, आरजेडी में देखिए कि सांसद बने आरजेडी के सिंबल से 2014 में, उसकी तरफ से बीच समय में उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ दिया। इस वजह से लालू यादव के साथ उनकी तलखी भी थी। हालांकि लालू यादव से कई बार मुलाकात हो गई है, लेकिन जो तलखी जो एक बार जो गांठ बन गई है, आपके पास हम आएंगे, वो दूर होने का नाम नहीं लेते। ठीक है, आपके पास हम आएंगे। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हैं
और हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अजय झा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे, पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया जो है वो एनडीए का गढ़ रहा है, एनडीए का दबदबा वहां पर रहा है और पूर्णिया सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि सीमांचल की जो 4 सीटें हैं उनका सीधा असर जो है वो पश्चिम बंगाल में भी देखा जाता है। ऐसे में पप्पू यादव अगर वहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि अभी वहां पर जेडीयू से सांसद हैं संतोष कुमार, क्या लग रहा है आपको, चुनावी समीकरण कुछ बदल सकता है? अभी एक दफे में बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा था, बल्कि जब दोनों साथ थे नीतीश कुमार और लालू यादव तो लग रहा था कि बीजेपी या एनडीए को काफी टफ। लेकिन नीतीश कुमार के बदलने के बाद और राम मंदिर के बाद ये लगने लगा था कि कोई बहुत लड़ाई होगी नहीं। लेकिन पटना की रैली के बाद हवा थोड़ी बदली है जरूर। पटना की रैली जितनी जबरदस्त थी उसके बाद सबको ये लगने लगा। मुझे लगता है कि इस किस्म के लोग अगर आते हैं, पप्पू की इमेज अच्छी भी है, हाल के वक्त में उन्होंने कोई ऐसा उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पहले का वो रिकॉर्ड है, तो तब भी एक मजबूत कैंडिडेट उनको माना जा सकता है। और रंजीता रंजन अगर जीतती भी रही हैं पूरब की सीटों से कांग्रेस की, तो उसके पीछे भी मुख्य ताकत पप्पू यादव और उनके संगठन की सत्ता ही। तो उनके आने से मुझे लगता है पूर्वांचल में मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। और वो ये बात हम सीधे आरजेडी के लिए नहीं कर सकते क्योंकि लालू जी को थोड़ा रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन सिर्फ बनाने की कोशिश होती है कि यादव और मुसलमान, वो दायरा पसरेगा मेरे ख्याल से कांग्रेस के आने से। चलिए हम चला भी रहे हैं, स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं। पूर्णिया का जो पूरा गणित है, अगर एम/वाई समीकरण की बात करें तो वो स्क्रीन पर भी हम चला रहे हैं। और मामला सिर्फ पूर्णिया तक सीमित नहीं, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं। आलोक जी, आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह के छोटे छोटे गठबंधन होते हैं उसका और सीटों पर भी असर पड़ता है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे दल भी आकर जोड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और हमने ये भी देखा कि कुछ छोटे दल हैं जो छिटक गए एनडीए से, पशुपति पारस या मुकेश सहनी जो दल हैं उनके। देखिए, जैसे कहते हैं व्यक्तिगत पार्टी, पप्पू यादव जी ने जो उन्होंने खुद भी हमेशा मानते रहे लालू यादव बनने के बाद, जब उन्होंने उनको उभार दिया, पप्पू यादव पहले बिल्कुल परिवार का हिस्सा मानते थे। जैसे अरविंद जी बिहार के हैं, वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं चूंकि बिहार में जब रहा, पप्पू यादव ने लालू यादव के समर्थन में, जब चारा कांड हमने छापा था 1990 में, तो पप्पू यादव बड़े समर्थकों के साथ, उनके कुछ समर्थकों ने तो प्रेस में आग भी लगाई थी, और अब बदले हुए मैं इसलिए साथ में ये जोड़ूंगा कि अब मैं पप्पू यादव के प्रति मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ा भारी एक जुलूस निकाला था और बाकायदा को माँ बहन की गाली देते हुए जुलूस निकाला। इसलिए वहां से लालू यादव का समर्थन से शुरू किया उन्होंने, उनके साथ बने, उनको लगा था उत्तराधिकारी मुझे मिलेगा, जैसे परिवारों में होता है, जो आप देखेंगे यूपी में भी हो रहा है। तो जब तेजस्वी यादव को उभारा गया तो उनकी शिकायत अभी पिछले हफ्ते भी इंटरव्यू में दिया, तो उन्होंने कहा मैं मानता था। कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पप्पू और लालू ने ही 10-20 साल खूब आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, सड़क पर लड़े, उनको तबाह किया। बीच में चुन के आई, वो बड़ी सम्राट थे, अच्छा काम भी किया। और पप्पू यादव ने भी लोगों की सहायता के लिए सांसद के रूप में भी, उन्होंने पहले जो उनका रूप था मीडिया से लड़ना, सबसे लड़ना, वो बदला। लेकिन वो कोई बड़ी पार्टी नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी की वन मैन पार्टी की तरह थे, और इसलिए उनका वो कांग्रेस में इसलिए गए कि लालू ने उनको सलाह दी होगी, जो मैं हमारे देश शायद ज्यादा बताएंगे। उनकी जो कल मुलाकात हुई तो लालू ने कहा कि यहाँ तो नंबर बनेगा नहीं, कांग्रेस के पास कोई चेहरा है नहीं। कांग्रेस ने तो जो यादव जो 30-40 साल एमपी रहे, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, आज भी उनके नाम पर कई कॉलेज है, तो यादव को कांग्रेस मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी, हाँ, कठपुतली की तरह से पप्पू यादव का इस्तेमाल जरूर कर लेगी। ठीक है, इस पर मैं हिमांशु जी से भी सवाल करना चाहूंगी। हिमांशु जी, जिस तरह से आपने सुना आलोक सर कह रहे हैं कि बड़े चेहरे कांग्रेस के पास रहे नहीं, और जो बड़े चेहरे हैं पिछले आप कुछ दिनों में अगर देखेंगे तो वो चुनाव लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं या कोई भी वजह बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है, पप्पू यादव को लेकर पूर्णिया से बात बन जाएगी और क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा फेवर में कांग्रेस के?
असर कितना देखने को मिलेगा वो बात का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता यहाँ पे। मगर यस, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है वहां पर, और भले ही 18 एमएलए हो, मगर धरातल पर कांग्रेस का जो नेटवर्क है बिहार के अंदर वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले हमें कुछ नहीं दिखता। तो कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए पप्पू यादव और बाहुबली जैसे उनको वो लोगों को जेल में मारने रहे लगे। सालों तक, 20 साल जेल में भी थे। 20 साल जेल में थे, मगर उससे पहले जब उनको बाहुबली कहा तो उनका दिमाग खराब हो गया, वो लोगों पर ताड़ने लगे थे। और पूर्णिया जहां की बात हो रही है, मुझे एक घटना बहुत याद आती है, आलोक सर ज्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। पूर्णिया में वो कुछ उसकी जो तहकीकात चली थी, तार कहां गए वो कभी भी कांग्रेस के राज में बाहर नहीं आया। वो सब कैसे मुमकिन हो पाया? तो ऐसा कहा जाता है, जहां तक मुझे समझ में आता है और जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा कहा जाता है कि पप्पू यादव एक प्रकार से वो डर का साम्राज्य जिसे कहते हैं, अभी कांग्रेस वो करना चाहती है वहां पर या नहीं करना चाहती, वो निर्णय कांग्रेस की आलाकमान को लेना पड़ेगा। मगर कांग्रेस में बहुत से फैसले ऐसे हो रहे हैं जो जनरल लॉजिक के बाहर हो जाते हैं। तो ये भी हो जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। दे कैन डू दिस। क्या वो वैसे ही बाहुबली है जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें? बिहार में ही एनडीए में बाहुबली कोई कमी वैसे ही नहीं बाहुबली है। हैं? प्रांतन लेके नहीं है। कोई नहीं, ये कोई कमी पप्पू, नहीं है। बल्कि सूरज भान वगैरह के आगे पप्पू अब छोटे ही हैं। एक मिनट, मैं जो हिमांशु जी से पूछा था मैंने एक सवाल। जी हिमांशु जी। क्या हाँ, बाहुबली यार, पार्टी को- में। अरे भैया, बाहुबली हर एक के अंदर है, मगर दूसरे बाहुबली को लेना वो दूसरी बात हो जाती है। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस की आलाकमान इस वक्त ये स्थिति में, जब कांग्रेस पहुंच चुकी है 50 के करीब लोकसभा में, तब ये ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, एक अपडेट ले लेता हूं रितेश से मैं पटना से, जरा कुछ और हाँ। भी पशुपति पारस के बारे में और मुकेश सहनी के बारे में क्या सूचनाएं हैं रितेश? देखिए, लगातार हम पशुपति पारस का क्या मूव हो सकता है और महागठबंधन में इनको लेने को लेकर कितनी बेचैनी है, ये खबर हम करते हैं। पशुपति पारस को लेकर आरजेडी में उस तरह का उत्साह नहीं देखा जा रहा, और उसके पीछे एकमात्र वजह यह है कि पशुपति पारस जिस वोट बैंक की बात करते हैं, उस वोट बैंक पर उनका दबदबा नहीं है। अगर एक हाजीपुर सीट छोड़ दे तो बिहार में पार्टी का नाम लेवा तक कोई नहीं है, उनकी पार्टी का नाम क्या है वो तक लोग नहीं जानते हैं। तो ये बात आरजेडी को बखूबी पता है, और यही कारण है कि आरजेडी फूंक कर कदम रख रही है। या फिर महागठबंधन की बात करें तो उनकी एंट्री को लेकर उस तरफ से उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने की जरूर कोशिश हो रही है कि वो आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी भी राजनीतिक तौर पर एकदम हाशमी पर आ चुके हैं। भले ही वो बयानबाजी करते हैं कि मुझे यहाँ से ऑफर आ रहे हैं, मुझे वहां से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अगर अंदरूनी हलकों की बात करें तो मुकेश सहनी को कहीं से भी ऑफर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि जिस तरह की राजनीति पप्पू यादव करते हैं, यानी राजनीति की कोई लेंथ नहीं होती है, उसी तरफ से मुकेश सहनी भी हैं, और उनकी भी राजनीतिक जमीन बिहार में टिपक चुकी है। और यही कारण है कि ना एनडीए उन्हें तरजीह दे रही चलिए है, ना रितेश, महागठबंधन के इस लोग खबर पर आप तरजीह दे नजर रहे हैं। रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकती है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद को टिकट देने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को भी प्रत्याशी बना सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण का मामला समाजवादी पार्टी संगठन में विचाराधीन है। सवाल है कि क्या बीजेपी से वरुण गांधी के टिकट कटने का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं? वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए?
नहीं मुझे नहीं पता। नहीं मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं सच में कोई झूठ नहीं। देखिए अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे। नहीं मेरे संपर्क में कोई नहीं है। नहीं हमारे संपर्क में नहीं है। तो अखिलेश यादव का आपने सुना, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर करते हुए नजर आए और साफ तौर पर अखिलेश यादव उससे नाराज नजर आए, बार बार सवाल जब पूछे गए सनातन को लेकर तो वो यही जिक्र करते आए कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हिमांशु भट्ट हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अजय कुमार झा राजनीतिक विश्लेषक इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, जो खबर सामने आ रही है वरुण गांधी को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि हो सकता है समाजवादी पार्टी जो है वो टिकट दे, हालांकि इंतजार ये किया जा रहा है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या नहीं, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरी तो यह मानने में नहीं आता कि वरुण गांधी को कोई ऑफर अखिलेश यादव देंगे, और अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि समाजवादी पार्टी के पास अपने उम्मीदवारों का काल पड़ा। मैं उसको इस हिसाब से बोलूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा के बाद में, तो जिसका भारतीय जनता पार्टी के सामने कार्यकर तकरीबन हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़ा होके उनका मुकाबला करता है। अब ऐसे में भाजपा की टिकट के ऊपर चुने हुए और वो भी वरुण गांधी जैसा नहीं आएगा तो क्या वो कार्यकर इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, जो आज तक वरुण गांधी के विरुद्ध में मतदान करता आया, क्या वो वोट आएगा? देखिए, राजकीय समीकरण की बात अलग है, अफवाहों की बात अलग है, और धरातल पर जब ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन आते हैं वहां क्या आप अपने अखिलेश के लिए सवाल यह है कि क्या वो अपने समाजवादी पार्टी के वोटर को वरुण गांधी के लिए वोट करने को मना पाएगा? ठीक है, वो दो कई बातें इसमें शामिल हो सकती हैं हिमांशु जी। अजय जी, क्या जो आज की मौजूदा जो स्थिति है, जो राजनीतिक और चुनावी जो राजनीति होती है उसमें अगर हम देखें तो क्या आज भी वो स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर वोट ले ले, वो इतना बड़ा व्यक्तित्व हो कि पार्टी से अलग उसको वोट मिल जाए, अगर वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में भी आता है तब भी वो जिताऊ कैंडिडेट माना जाए? और क्या वरुण गांधी की अगर बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या इवन मेनका गांधी की बात करें, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या इतने बड़े कैंडिडेट हैं कि वो अपने दम पर चुनाव निकाल लें? लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है। देखिए, मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। मैं अपने एकेडमिक कैरियर में मैंने ब्रांड पॉलिटिक्स पर एक पेपर लिखा था, तो उसका तात्पर्य यही है, मैंने जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के रेफरेंस में मुझे लग रहा है कि वो बताना ज़्यादा आवश्यक लग रहा है कि हर एक लीडर अपने अपने लेवल से अपना ब्रांड खड़ा कर लेता है, और यही वजह है कि आप हम रीजनल लेवल पर भी देखें तो अगर कोई ऐसा नेता बड़ा हुआ तो अगर उसकी पैठ पूरे के पूरे प्रांत में है तो वो ब्रांड बन जाता है, फिर वो जिधर भी जाए वो काफ़ी कुछ अपना वोट कैरी कर लेता है, दूसरे जगह भी चला जाता है। और यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि अगर पार्टी बदल लेते हैं तो लोगों को लगता है कि समीकरण बदल रहे हैं और उधर अब वोट उन्हें मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, मिलता है, और कई बार कुछ वोटें छूट जाती हैं। नेशनल लेवल पर भी यही है। अब ब्रांड मोदी अब इतने बड़े ब्रांड हैं कि अब उनके सामने राहुल जी भी एक बड़े ब्रांड हैं, लेकिन वो ब्रांड मोदी के सामने तो काफ़ी प्रश्न लग जाते हैं उनके ब्रांड पर भी। तो उसी तरह से जो ग्राउंड स्तर के नेता होते हैं वो भी अगर ग्राउंड लेवल पर अगर उन्होंने अपना कुछ ब्रांड बनाया हुआ है, अगर उनकी कुछ ऐसी पैठ है, तब तो वो जरूर अपने साथ अपना कुछ वोट कैरी कर लेते हैं। अन्यथा अगर वो डिपेंडेंट है होली अपने से बड़े वाले ब्रांड पर अपनी पार्टी के, तब तो फिर वो उसके हिसाब से ही उन्हें वोट मिलेंगे।
तो अब जैसे स्वामी प्रसाद जी की बात है, इसमें 2-3 बातें और भी हो रही हैं। एक तो स्वामी प्रसाद जी खुद भी जब ये अखिलेश जी के साथ तो इधर रहे ही, तो जब भी उनके कुछ स्टेटमेंट आते थे तो कई बार कुछ ऐसे कन्फ्लिक्टिंग आ जाया करते थे कि अखिलेश जी भी उसमें कुछ खास अपनी भागीदारी बतलाते नहीं थे, और अंत में उन्हें निकलना पड़ा। और उनकी बात हुई, और अब फिर वो अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो जो कुछ भी मिलेगा। चलिए ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ रहिएगा। शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, अब रायबरेली को लेकर क्या चर्चाएं हैं? सोनिया गांधी वहां से जीतती रही हैं, हालांकि अब तो वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? रायबरेली की बात करें तो दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर संभावित प्रत्याशी वो हो सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। वहां पर क्या खबर है? देखिए, चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन जो अंदर खाने की बात है, क्योंकि जिनको रायबरेली में काफी जो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सबसे बात हुआ करती है, उसमें ये निकल के अभी तक आ रहा है कि बीजेपी जिसको लड़ाना चाहती है और जिसको टिकट लगभग फाइनल कर दिया है, वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना, और उनका नाम जो है वो बीजेपी जानती है। हम लोग एक ये कह सकते हैं जानते हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट वहां पर चुनाव प्रचार में जुड़ गए बीजेपी की तरफ से? यूं तो 3 लगातार कर रहे हैं। एक 2014 में आए थे अजय अग्रवाल, वो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम किनारे है। और जो 2019 में खासकर बीजेपी ने जिनको लड़ाया था, वर्तमान में मंत्री हैं और रायबरेली के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। तो अंदर खाने से चाहे जो हो, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को स्पष्ट जो निकल के आ रहा है, जो अभी तक संभावनाएं, और पार्टी के वर्कर लीडर इसकी लगभग उनका टिकट फाइनल हो गया है बीजेपी की तरफ से। और एक ये बात निकल के आ रही है कि इसी के चलते जो कांग्रेस है, प्रियंका गांधी वाड्रा का टिकट नहीं फाइनल कर पा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस में रहे और प्रियंका के साथ कर चुके हैं, जो बीजेपी के जो संभावित कैंडिडेट की जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को पूरा सारा सब कुछ पता है कि प्रियंका के साथ कौन है कौन नहीं, और इसका नतीजा राहुल गांधी अमेठी में भोग चुके हैं। क्योंकि रायबरेली के एक अहम लोकसभा विधानसभा सीट सलोन से लगभग 30 से 35 हजार वोटों से माइनस हुए थे राहुल गांधी 19 में। उसमें सारा दारोमदार जो वर्तमान में मंत्री है दिनेश प्रताप, इनकी भूमिका रही। इनके और स्मृति ईरानी जो जीती लगभग 50-60 हजार जो वोटों से जीती, उसमें रायबरेली और दिनेश प्रताप का महत्व था। इसीलिए आंक रही है कांग्रेस और प्रियंका गांधी का जो असल में रायबरेली की बात इसलिए भी हो रही थी, न सिर्फ क्योंकि सोनिया गांधी की सीट रही है, गांधी परिवार की सीट रही है, इसके अलावा जो संभावित प्रत्याशियों में बीजेपी की अगर बात करें तो नुपुर शर्मा का जब नाम आया तो और ज्यादा इस पर चर्चा होने लगी है कि हालांकि अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन नुपुर शर्मा वाकई चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि 2022 में उनको पार्टी से बाहर किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। ये कुल मिलाकर जिस प्रकार से बातें निकल के आ रही हैं, वो अलग बात हो कि कौन इनको कर रहा है, कौन लेके आ रहा है, लेकिन जमीन पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक जो जिनको संभावित कैंडिडेट है वो 24 घंटे जनता के बीच है और अपनी बात कर रहे हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अलग बात है कि नुपुर शर्मा आएंगी, लेकिन इस पर बीजेपी क्यों दांव लगाएगी? उन्होंने जो दावा किया है कि 80 में 80 और 80 में कहीं ना मिले, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में कि इस बार रायबरेली हमको हासिल करना है। यही कारण है कि अभी कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी और खासकर गांधी परिवार निर्णय नहीं ले पा रहा है, और रणनीति दोनों तरफ से जारी है कि हम पहले। तो वो 2 दिन अभी शायद 2 दिन बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु जी भी हैं। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है अनन्या कि सब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे प्रत्याशियों का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, कि पहले कौन डिक्लेयर करे, उसके बाद फिर हम अपने पत्ते खोलें, ऐसा कुछ चल रहा है। क्या लग रहा है हिमांशु जी? क्योंकि बार बार स्मृति ईरानी भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी को लेकर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है, और बीजेपी के लिए भी यही चीज़ है कि जो संभावित नाम है नुपुर शर्मा को लेकर, और एक तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से संभावित नाम। हालांकि इससे पहले जब पहली लिस्ट आई थी जिसमें राहुल गांधी का नाम था, तब ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको क्या लग रहा है?
पहले आप वाली राजनीति चल रही है और दोनों तरफ से वेट होगा, लास्ट मोमेंट तक वेट होगा। और पहले हु ब्रिंग गेम, वो गेम अभी दे रहे हैं, मगर जब उम्मीदवार कोई भी हो, जब सामने आ जाएंगे तब एक बाजू मेनका गांधी भी आ सकती है, वो भी एक चर्चा चल रही। नुपुर शर्मा जी की बात हो रही है, सामने मेनका गांधी जी भी तो चल रही है। तो क्या मेनका गांधी आएगी तो प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा? वो भी एक बड़ा सवाल है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा वहां पर कि पार्टी का हाईकमांड जो है, हर एक पार्टी का, कांग्रेस का और बीजेपी का, वो इसके बारे में क्या सोचता है और कौन कितना चांस लेने के लिए तैयार है। अभी देखिए 2019 में जब स्मृति ईरानी जी फिर से जाके वहां लड़ी थी एक बार हारने के बाद, तब वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और तब पार्टी ने एक तय किया था कि इस बारी तो इनको यहां से हराना है, इसके लिए काम कर सकता है वो है स्मृति ईरानी। और 5 साल तक 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जी रिपीटेडली वहां जाती रही और 19 के बाद भी उन्होंने अमेठी का जी। अभी चलिए इसी प्रकार एक और खबर ले लेते हैं, एक और आंकड़ा भी हम जरा दे दें अपने दर्शकों को। बीजेपी ने अब तक यूपी में 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि 24 सीटों पर नामों की घोषणा अभी बाकी है। और इसी बीच सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। हालांकि डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है। दरअसल रायबरेली की लोकसभा सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। पिछले चुनाव में सोनिया गांधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनावी राजनीति में उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पार्टी की केंद्रीय इकाई से किया है। लेकिन एक बात तय है, नुपुर शर्मा और प्रियंका गांधी यदि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती है तो यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यहाँ पर रायबरेली लोकसभा का इतिहास को हम समझें तो 1996 से 1998 अगर हम बात करें तो अशोक सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं जो कि बीजेपी से हैं। 1999 की बात करें तो के सतीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में रहे हैं या सांसद वहां से रहे हैं। और कैप्टन सतीश शर्मा के बाद अगर बात करें 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी खुद वहां से चुनाव लड़ी और जीती। तो ये एक छोटा सा इतिहास अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सीट मानी जाती है गांधी परिवार के, क्योंकि कैप्टन सतीश शर्मा भी गांधी परिवार के बेहद करीब माने जाते थे। और रायबरेली लोकसभा सीट की जो विधानसभा सीटें हैं वो भी ज़रा हम आपको बता दें। बचरामा है, इसमें हरचंदपुर है, रायबरेली है, सुरेनी है, ऊंचाहार है और सलोन, ये 6 विधानसभा सीटें इस एक लोकसभा में आती हैं। तो 6 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं, लेकिन रायबरेली लोकसभा में जातिगत समीकरण भी समझना जरूरी है। ब्राह्मण जो है वो यहाँ पर 11% हैं, ठाकुर यहाँ पर 9% हैं, यादव 7% हैं, एससी जो वोटर्स हैं वो 34% हैं, मुस्लिम 6% हैं, लोधियों की अगर हम बात करें तो 6%, कुर्मी 4% और अन्य की जो संख्या है वो लगभग 23% है। और पिछड़ा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है हमेशा। और जो प्रमुख मुद्दे हैं रायबरेली के वो क्या हैं, जरा उन पर भी हम नजर डालें। सड़कों का हाल यहाँ बेहाल है, दूषित पेयजल की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, रोजगार और शिक्षा की कमी दिखती है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, अधूरे विकास कार्य हैं और ग्रामीण पिछड़ापन इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी देखा गया है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और आप समझिए जो सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है वहां पर इस तरह की समस्याएं, इस तरह के मुद्दे, तमाम सवाल जो हैं वो खड़े करती हैं। शिव प्रसाद यादव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रसाद, क्या मुद्दे इस बार अहम रहने वाले हैं वो तो हमने बताया, अभी क्या मौजूदा स्थिति वहां की है आप समझिए और अंदाजा लगाइए। और लोगों के लिए भी ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि जो गांधी परिवार की सीट है, लंबे समय से 2004 से सोनिया गांधी वहां से सांसद रही हैं और वहां पर इस तरह के मुद्दे, ठीक सड़कें ना होना, पानी की समस्या होना, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे ये सवाल खड़े करते हैं कि जो गढ़ गांधी परिवार का रहा है जो सीट, वहां पर क्या वाकई विकास हुआ भी है या नहीं। आप क्योंकि वहीं से आते हैं, आपने क्या देखा? आप अनम्यूट करिए।
सोनिया गांधी जब यूपीए की सरकार रही तो सुपर प्रधानमंत्री के रूप में जानी रही, और रायबरेली जब पहली लोकसभा का गठन हुआ तब से लेकर अब तक 3 बार को छोड़ दिया जाए तो यहाँ इंदिरा गांधी भी यहाँ से रही और देश की प्रधानमंत्री रही। तो सवाल यह है कि जो 10 सालों में विकास की अब तुलना हो रही है कि 10 साल यूपीए की सरकार और 10 साल के एनडीए के जो सरकार है, उसमें जो तुलनात्मक अब बातें निकल के आ रही, लोग जनता बात कर रही कि किस प्रकार से अभी 10 सालों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है वहां के हालात, या कि जो मिनिस्टर हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह रहे और उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनकी सफाई देख लीजिए, मायावती के वहां देख लीजिए। तो आप रायबरेली को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन विकास के मामले में ये लोग उस पैमाने पर नहीं निकल सके जिस प्रकार से वर्तमान में एक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है या पार्टी के सीनियर लीडर का क्षेत्र है। तो वो सारे मुद्दे अब रहेंगे, बहुत सारी समस्या है और बहुत सारी समस्याओं को वर्तमान सरकार ने, इनका दावा है, बीजेपी का दावा है कि हमने बिना भेदभाव के करोड़ों की योजनाएं जो अधूरी थी ये लोग छोड़ गए थे, हमने पूरी की, और इनका दावा है कि सारी योजनाएं हम लाए। तो बीजेपी ये कह रही थी बार बार, आप योजनाओं की घोषणाएं चुनाव के वक्त तक करते रहे, उसमें एम्स और रेल कोच कारखाना गवाह है। जी अरविंद जी, आलोक जी, एक नाम जो चौंका रहा है, अगर हम बीजेपी की बात करें, नुपुर शर्मा, हालांकि डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो नाम चल रहा है नुपुर शर्मा का, ये बार बार मुझे चौंका रहा है। और पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो मैं देख रहा था कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है नुपुर शर्मा का नाम। देखिए अबुल जी, हम और आप, हमारे जो बड़े संवाददाता हैं वो भी लगे हैं, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट दी है। तो नुपुर शर्मा का नाम, यदि प्रियंका गांधी वहां लड़ने जाती हैं तो क्या नुपुर शर्मा खड़ी होगी? ये लास्ट मिनट तक अबुल जी आप और हम बताएं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां इस तरह से, ग्वालियर की सीट चाहे अटल जी की जैसी सीट हो या अमेठी जैसी सीट हो, इस तरह से अंतिम क्षणों तक होगा। लेकिन हाँ, मैं 2 बातें जोड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत, अब समय कम है। वरुण गांधी, अभी पहले हिमांशु जी शायद उससे वहां चूंकि दूर बैठे हैं, दिल्ली में इस बात का कई महीनों से समाजवादी पार्टी, अखिलेश और उनके बीच में चैटों के माध्यम से हो रही थी, बातचीत होती रही, या तो हो, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, मैंने हमेशा वो उनको मानते हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं जा करके यदि वो अकेले खड़े हों, ये मैं इसलिए कहा कि अभी कहना वरुण गांधी ने आपको, हमको भी नहीं बताया है, चाहे वो कितना ही मानते हो, हम लोगों के चैनल की बड़ी क्रेडिबिलिटी को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी चूंकि वो कॉन्फिडेंस का मामला है, तो ये संभव है कि यदि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो वरुण गांधी एक निर्दलीय की तरह खड़े हो और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों का उनका समर्थन करें। तब हो सकता है कि नुपुर शर्मा जैसा कोई चमत्कारिक ऐसा नाम लाए जिससे कि टक्कर हो। जबकि मैं मानता हूं कि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और रायबरेली में यदि वरुण गांधी जाएंगे तो उनका ज्यादा प्रभाव होगा, निश्चित रूप से होगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां ज्यादा बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, चाहे उसको कोई पसंद करे या ना करे। लेकिन वरुण गांधी का, क्योंकि अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी संजय गांधी ने तैयार की, रायबरेली अमेठी में मेनका गांधी परिवार, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, इस दृष्टि से उसका एक, मनोज पांडे जो अभी आए थे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के समय, उनका नाम भी एक चल रहा है कि वो उस इलाके के हैं और उनका एक प्रभाव वहां रहा है। क्या बीजेपी उनको भी खड़ा कर सकती है? इसलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, पहला नंबर 1, और उसी तरह से रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस से कौन हो, यही एक सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है जो हमें आपको कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अजय जी से भी सर इस पर नहीं होगा। अजय जी से भी इस पर एक राय ले लेते हैं। अजय जी, जिस बात का जिक्र आपने सुना किया जा रहा है आलोक सर की तरफ से, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, और अगर हम रायबरेली सीट को लेकर बात करें, जो संभावित नाम चल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है नुपुर शर्मा हो, और हो सकता है कांग्रेस के साइड से जो है वो प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए, आप इसे कैसे देखते हैं? और मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगी जिसका जिक्र जो है वो हमारे संवाददाता की तरफ से किया गया, शिव प्रसाद, जो कह रहे हैं कि आप बड़े चेहरों की अगर संसदीय क्षेत्र देखते हैं तो उन क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर विकास उतना नजर नहीं आता। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है
कि अगर प्रियंका गांधी जी वहाँ से खड़ी होती हैं और उन्हें हराना है तो और उस हराने में अगर नुपुर शर्मा का नाम आ जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू दोनों पार्टियों की तरफ से हो जाएगा। और अगर भाजपा तैयार है उस चैलेंज को लेने के लिए तब तो निश्चित तौर पर वो हो सकता है कि सोचे। लेकिन चूंकि एक तरफ प्रियंका गांधी यह भी जरूर बतलाना चाहेगी भाजपा की प्रियंका गांधी वहां नहीं जीत पाई उनका पारिवारिक सीट होते हुए भी, और उसके लिए अभी जो पुराने जो लोग पिछली बार जो वहां खड़े हुए थे उनका तो खैर अपना ग्राउंड वर्क पहले से तैयार है। अगर वो लड़ते हैं और हार भी जाते हैं तो उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर नुपुर शर्मा खड़ी होती हैं और हार जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस बात को भले लोग माने या ना माने पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा को, और मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ करके तो आपको लगता है पार्टी ऐसा कोई रिस्क लेना चाहेगी? और वो भी बीजेपी, जब दावा किया जा रहा है कि सभी सीटें हमारी आए और 400 पार का नारा दिया जा रहा हो, तब जब एक एक सीट को लेकर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस स्थिति में अगर प्रियंका गांधी जी के बारे में ये लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि वहां से इस बार लड़ ही रही हैं तो नुपुर शर्मा को वहां से लड़ाना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा भाजपा के लिए, और उसका बहुत बड़ा मैसेज इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। तो मुझे तो थोड़ा संदेह लग रहा है कि वो तब तो उस हालत में वो जो पुराने उनके कैंडिडेट हैं प्रोबेबली वही ठीक ठाक उनके लिए होंगे। नुपुर शर्मा का नाम क्यों चल रहा है? नुपुर शर्मा का, हिमांशु जी, क्या नुपुर शर्मा क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी से, क्या सिर्फ इसलिए नुपुर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है? और हो सकता है उनको टिकट मिल भी जाए और वो रायबरेली से लड़ भी जाएं, क्या सिर्फ इसलिए कि वोटों के ध्रुवीकरण में आसानी रहेगी? ये सब बातें तो है, मगर मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे जानकारी है भाजपा की, नुपुर शर्मा को दिल्ली के लिए तैयार किया गया। उनका पहले का राजकारण भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उनको रखा गया। हाँ, हो भी सकता है थोड़ा एक्सपीरियंस देने के लिए उनको कहीं से लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, मगर वो रायबरेली होगा इसके बारे में मुझे संदेह है। उसकी वजह यह है कि ये जो हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट की बात हो रही है, और अगर नुपुर शर्मा को जोड़ना है तो जैसे आलोक सर बता रहे थे कि दूसरे दो गांधी है, वरुण गांधी, मेनका गांधी की टिकट दो में से एक की कटने वाली है, और दो में से एक की नहीं कटेगी, कटेगी तो दोनों की कटेगी, वरना एक की भी नहीं कटेगी। तो ऐसे में अगर समझ लो प्रियंका गांधी और एक गांधी वहां पर आ गया तो फिर से उनके सामने वो एक रसप्रद और देखने वाला चुनाव। और नुपुर शर्मा का नाम इसलिए चल रहा है, जहां तक मेरी समझ में आता है, कि अब ये राजकीय पक्ष भाजपा एक तरफ 400 की बात तो कर रहा है, मगर वो अंतरराष्ट्रीय संदेश भी देता है।